आज हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्लास थर्ड है, जिसमें हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, आरबीआई के बारे में और फिस्कल पॉलिसी के बारे में। ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा कि इन तीन टॉपिक्स को पूरा हम कवर करें, और जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, सिर्फ उतनी ही इंडियन पॉलिटी हम पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे और कवर करेंगे उसको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीआई की, जिसको फेडरल बैंक भी कहा गया है। आरबीआई इज ऑल्सो नोन एज फेडरल बैंक ऑफ इंडिया। ये बना है आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर। ठीक है, ये याद रखना, एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आरबीआई का। और बना कब है? 1935 1 अप्रैल 1935 में ये बना है। और जो आपका फेडरल बैंक है, ये आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर बना है। जो हमारा एक एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें यह कहा गया था कि एक फेडरल बैंक होगा जो कि पैसा का ध्यान रखेगा। और आरबीआई जो है, इसको नेशनलाइज किया गया 1949 में। यानी कि आरबीआई एक नेशनलाइज बैंक बना 1949 में। और जब यहां पर आरबीआई बना तो एक कमेटी थी जिसकी रिकमेंडेशन पर यह बना, वो थी हिल्टन कमेटी। हिल्टन यंग कमीशन, या कमेटी या कमीशन भी इसको आप रख सकते हैं, यंग कमीशन, जिसकी रिकमेंडेशन पर जो है वो ये आरबीआई जो है वो बना था और नेशनलाइज किया गया 1949 में। अब आरबीआई के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमें याद रखना है, वो है कि आरबीआई क्या करता है? मॉनेटरी मेजर्स करता है। यानी कि आरबीआई के पास ये पावर होती है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मार्केट में जो पैसा है, यानी कि लिक्विडिटी, इसको कंट्रोल करने के वे से आरबीआई क्या करता है? मार्केट में इन्फ्लेशन को चेक करता है कि महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर बढ़ रही है तो क्या मेजर लेने चाहिए, कम हो रही है तो क्या मेजर लेने चाहिए। तो ये सभी डिसीजंस जो है वो आरबीआई इस मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर लेता है। तो यहां पर यह फैक्ट याद रखना कि जब भी लिक्विडिटी को मैनेज कर रहा है आरबीआई, तो उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन जब इस लिक्विडिटी को मैनेज कर रही है गवर्नमेंट, यानी कि सरकार, तो उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। ये दो एस्पेक्ट जिनको हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसमें क्या आता है? सबसे पहले याद रखना कि एक कमेटी आती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो बनी थी 2016 में उर्जित पटेल की रिकमेंडेशन पे। इन्होंने रेकमेंड किया था और इसके बाद ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी। इसमें जो है, इसके मेंबर्स किस तरह से होते हैं? टोटल 6 मेंबर्स इसमें होते हैं। 3 जो है वो गवर्नमेंट की साइड से होते हैं और 3 जो है वो आरबीआई की साइड से होते हैं। और इसका जो एक्स ऑफिसर चेयरमैन है, वो आरबीआई का गवर्नर होता है। कौन है अभी आरबीआई का गवर्नर प्रेजेंट टाइम में? शक्तिकांत दास। ऐसे आरबीआई के गवर्नर जो फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर भी, उनका क्या नाम है? मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये पूरा का पूरा लिक्विडिटी को डिसाइड करती है। रेपो रेट कम करना है, बैंक रेट बढ़ाना है, कम करना है, ज्यादा करना है, ये सभी जो डिसाइड करता है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो है वो 4 बार मीटिंग होती है। ठीक है, साल में 4 बार ये लोग मिलते हैं और 2 बार ये रिपोर्ट रिलीज करते हैं, 6 मंथ करके। 6 महीने की रिपोर्ट्स आती है और 4 बार जो है वो ये लोग जो है वो मिलते हैं साल में एक बार। मतलब 4 के साल में हमारे 4 क्वार्टर होते हैं, तो क्वार्टर वाइज हम इसको समझ सकते हैं कि 4 बार ये मिलते हैं, कमेटी बैठती है और 2 बार ये रिपोर्ट रिलीज करते हैं ऑन द लिक्विडिटी मेजर्स, की लिक्विडिटी मेजर्स करने हैं या नहीं करने हैं। अब जो रिसेंट था यहां पर आरबीआई की जो मीटिंग हुई थी अभी 2023 से, फरवरी 2023 के बाद अभी तक जो है वो जो रेपो रेट है उसको चेंज नहीं किया है। स्टिल द सेम 6.5%, अप्रोक्सीमेटली 6.5%। एग्जैक्ट फिगर चेक कर लेना एक बार। 6.5% जो है वो अभी के टाइम में जो है वो रेपो रेट है और स्टिल अनचेंज्ड, इसको चेंज नहीं किया है। तो यहां पर मेंस में क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसने जो अभी रेपो रेट में जो चेंजेस किए उससे हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा,
उसके ऊपर नोट लिखिए। तो क्वेश्चन मेंस में इस तरह से बन सकता है, लेकिन प्रीलिम्स में क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, वो बनेगा टर्म्स के साथ। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसमें ना टूल्स आते हैं। सबसे पहला जो टूल आता है वो आता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी की बात की जा रही है। क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? कितनी, कोई चीज कितनी है। कितनी मात्रा, कितनी उसकी वैल्यू है, कितनी मात्रा उसकी, ठीक है, सिंपल। अब इसको कैसे समझेंगे, देखो क्वांटिटी मतलब हम डिसाइड कर रहे हैं कि इतने क्वांटिटी में डाल दो, ठीक है। इस तरह से ही हम लोग जो है वो मॉनेटरी मेजर्स में भी फॉलो करेंगे। अब कैसे करेंगे इसको, देखो इसको, इस कंसेप्ट को और इजी तरीके से समझे अगर हम। अब सबसे पहले तो याद रखना है कि यहां पे एक टर्म आती है CRR। इसको बोलता है कैश रिजर्व। ये रिजर्व बहुत जरूरी है, इसको याद रखना। कैश रिजर्व रेशो मतलब पैसा, सिर्फ पैसा, कोई बॉन्ड कोई सिक्योरिटी नहीं, ओनली करेंसी। रिजर्व और रेशो। बैंक, ध्यान से समझना, बैंक कैश रिजर्व कर रहे हैं आरबीआई के पास। उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। मतलब मान लीजिए अगर आपके पास 100 रुपए है, एक कोई बैंक है उसके पास 100 रुपीज है, तो उस 100 रुपीज में से 20 रुपए जो है वो कैश रिजर्व रेशो में जो है वो आरबीआई के पास जो है वो देने पड़ेंगे बैंक को। इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। समझ आ गया? क्लियर हुआ? हाँ जी सर। अब मैं आपसे क्वेश्चन, देखो अब देखते हैं क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब मुझे बताओ कि अगर जैसे टोटल 100 रुपीज है, ये कैश रिजर्व रेशो को आरबीआई ने कहा कि आपको मुझे 30 बार इस बार 30 रुपए देने हैं, तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हुई या ज्यादा हुई? आरबीआई बैंक के पास 100 रुपीज थे, कोई बैंक था, और आरबीआई ने बोला कि आपको मुझे 30 रुपए देने हैं। अब पहले आप 20 देते थे, अब आप 30 दोगे, तो मार्केट में पैसा कम हुआ या ज्यादा हुआ? सर कम हुआ। कम हुआ। यानी कि जब आरबीआई सीआरआर को बढ़ाएगा तो मार्केट से पैसा कम होगा। फिर आरबीआई क्या करता है, आरबीआई बोलता है कि अब आपको मुझे 10 रुपए ही देने हैं, तो मार्केट में पैसा कम हुआ या ज्यादा हुआ? अब बढ़ गया ना सर, फिर पैसा अगर अब पैसा 10 बढ़ गया। रुपए। तो जब आरबीआई सीआरआर को कम करेगा तो दैट मींस वो क्या कर रहा है, मार्केट में पैसा दे रहा है। लेकिन जब आरबीआई सीआरआर को बढ़ाएगा तो मतलब वो बाहर मार्केट से पैसा ले रहा है। ऐसा ही होता है ना, क्योंकि फिर बैंक के पास कम पैसा रहेगा। अब बैंक के पास अगर मान लो 30 रुपए हो गए तो बैंक के पास 70 रुपए रहेगा। अब वो 70 रुपए में से उसको कुछ और भी खर्चा करना पड़ेगा, फिर साथ में वो कितना 50, उसके पास ऑलमोस्ट 50 रुपए बचेगा। फिर वो 50 रुपए में से कितना 50 रुपए ही लैंड करेगा ना। लेकिन अगर यहां पर उसके पास 90 रुपए बच रहे हैं तो वो ज्यादा पैसा लैंड कर पाएगा, तो मतलब ज्यादा पैसा मार्केट में। देन उसके बाद आती है एसएलआर की बारी। एसएलआर का मतलब हो गया स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये जो एसएलआर है, अब यहां पे याद रखना सबसे पहले तो ये बैंक को अपने पास रखना है। जैसे 100 रुपीज थे, तो 100 में से 20 तो चले गए किसके पास, आरबीआई के पास, सीआरआर में। हाँ जी सर। ठीक है। अब उसके बाद एसएलआर में भी 20 रुपए आ गए। अब ये 20 रुपए यहां पे कहीं नहीं कहा कि ये कैश होगा। आरबीआई ने बैंक को कहा कि सर अगर आपके पास 100 रुपीज है तो उस 100 रुपीज में से 20 रुपीज आप मुझे दो, और 20 रुपीज आप एसएलआर में अपने पास रखो। जरूरी नहीं आप कैश फॉर्म में रखो, आप गोल्ड सिक्योरिटी किसी भी फॉर्म में इसको रख सकते हो। बैंक ने कहा ठीक है, पर बैंक ने पूछा कि सर मैं क्यों रखूं और मैं आपको क्यों दूं? आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों बैंक ने कहा कि सर मैं आपको क्यों दूं और एसएलआर अपने पास क्यों रखूं?
बहुत जनरल सा क्वेश्चन है ये। मेरा पैसा मैंने आरबीआई के पास रख दिया, मैंने मेरा पैसा, कुछ पैसा अपना रिजर्व करके अपने पास रख दिया, तो मतलब मुसीबत आएगी तो काम आएगा। 10:30 का। समझ आया? हाँ जी सर। अगर बैंक के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, अब बैंक के पास भी पैसा किसका है? हमारा पैसा। लोगों का ये 100 रुपीज बैंक के पास कैसे आए? लोगों ने डिपॉजिट किए थे। अब वो मतलब लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करना बैंक की ड्यूटी, बैंक का पैसा। ऐसा ना हो ना कि अभी बैंक पर लोगों का ट्रस्ट होता है इसलिए वहां पे पैसा जा रहा है, इसलिए वो अपना सेविंग में पैसा वहां रख रहे हैं। अब बैंक जो है अब उसको गलत जगह इन्वेस्ट कर दे, या बैंक जो है वो करप्ट हो जाए, बैंक का दिवालिया निकल गया, अब उस केस में लोगों का पैसा कहां जाएगा? कैसे देंगे लोगों का पैसा? तो लोगों का पैसा सीआरआर और एसएलआर के थ्रू दिया जाएगा फिर। ये क्लियर हो गया? ठीक है। देन उसके बाद आता है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? ये वो रेट है जिस पे आरबीआई क्या करता है, आरबीआई, अब ध्यान रखना, आरबीआई जो है वो लोन प्रोवाइड करता है टू कमर्शियल बैंक्स। आरबीआई जिस रेट पे बैंक्स को लोन दे रहा है उसको बोलता है बैंक रेट। जैसे मान लीजिए कोई ये ए बैंक है और ये बोलता है कि सर आई नीड लोन, ठीक है, आप मुझे जो है वो 10 करोड़ का लोन दे दो, ठीक है, तो वो 10 करोड़ का जो लोन है वो बैंक रेट के थ्रू जो है वो आरबीआई जो है वो देगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म होगा, ये एकदम से वापस नहीं कर दिया जाएगा, इसको वापस करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो जो लॉन्ग टर्म में जो यहां पर मेजर लिया जा रहा है दैट इज योर बैंक रेट। जब बैंक मतलब आरबीआई जो है वो बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया? जब आरबीआई जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज आरबीआई के पास है, या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को आरबीआई खरीदना चाहता है, सेल और परचेज, जब ये दोनों आरबीआई करता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के साथ, तो उसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब मुझे बताओ कि आरबीआई जब सेल करेगा, यानी कि आरबीआई के पास मान लीजिए कोई एसेट था, जो कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, ये आरबीआई के पास था पड़ा हुआ, और अभी आरबीआई क्या करता है, इसको ऑक्शन कर देता है, तो मार्केट में पैसा आएगा या जाएगा मार्केट से? बताओ हरलिंदी। सर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी से सेल हो रही है ना, मतलब कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। हाँ, उसको बेचा जा रहा है, सर आएगा। मार्केट में पैसा आएगा। हाँ जी सर। कैसे आएगा? चलो खरीदने वाला कौन है पहले ही बताओ। सर कोई बैंक हो सकता है। कोई कोई प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है। जैसे मान ओके। लीजिए वो ऑफिस की जरूरत आपको बहुत थी, आपके पास ढेरों सारा पैसा है, वो प्राइस रखा 1 करोड़, आपने बोला मेरे मेरे पास है, आपने कहा कि मेरे पास 1 करोड़ है और ये जो ऑफिस है मैं इसको खरीद लूंगा या खरीद लूंगी, तो आपका 1 करोड़ कहाँ गया? उनके पास चला गया ना, आरबीआई। आरबीआई के पास। मार्केट में हाँ पैसा जी। कम हुआ या ज्यादा हुआ? अच्छा, आरबीआई के पास गया पैसा। आपका पैसा, आपने सिक्योरिटी खरीद ली, आपने वो ऑफिस खरीद लिया, लेकिन आपका पैसा कहाँ चला गया?
आरबीआई के पास, आपका पैसा कम हुआ या ज्यादा हुआ? सर फिर वो तो आरबीआई पे डिपेंड करता है ना कि वो मार्केट में देता है कि वो क्यों देगा, उसने तो मार्केट में मेजर ही इसलिए लिया। कई बार क्या होता है, सरकार क्या करती है, सरकार जो है वो अब रेट हर वक्त नहीं बढ़ा सकते ना। अभी समझो, एक दूसरा कंसेप्ट और समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई ना एक बिल्डिंग थी, ओल्ड बिल्डिंग, हेरिटेज बिल्डिंग, और इसकी वैल्यू जो है वो 1 करोड़ है। 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ है, थोड़ी सी और बढ़ाते हैं, 10 करोड़ है, ठीक है। अब आरबीआई आरबीआई आपके पास आता है, आपको बोलता है, क्यों आरबीआई को क्या है कि आरबीआई को यह पता था कि यार इस एक पर्सन के पास 10,000 है, बाकी के पास नहीं है। मतलब इस पर्सन के पास जो है वो 10 करोड़ की ये बिल्डिंग है, और आरबीआई को जो है वो मार्केट में लिक्विडिटी लेकर आनी है। तो आरबीआई क्या करेगा, आपके पास आएगा, आपको बोलेगा कि सर मैं आपको जो हूं ये 10 करोड़ दूंगा, आप ये बिल्डिंग मुझे दे दो। तो पैसा आपके पास आया, तो मतलब मार्केट में लिक्विडिटी आई, मार्केट में पैसा पहुंच गया, आप उसको इन्वेस्ट करोगे ना। 10 करोड़ आपके पास आया, आपने मर्सिडीज खरीद ली। हम्म तो मतलब क्या हुआ, मनी सर्कुलेशन शुरू हो गया। आपने देखा कि यार बीएमडब्ल्यू ले लेते हैं टॉप मॉडल, तो मतलब क्या हुआ, मार्केट में पैसा आ गया, इकोनॉमिक सर्कल साइकिल शुरू हो गया। तो याद रखना कि जब भी आरबीआई सेल करेगा, जब आरबीआई बेचेगा, तो मार्केट से पैसा कम होगा, क्योंकि सेल, सॉरी, हाँ, जब आरबीआई सेल करेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, आपसे पैसा ले रहा है, तो आप उसको कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर सकते अब। लेकिन जब आरबीआई क्या करेगा, परचेज करेगा, तो वो आपको पैसा देगा, तो मतलब मार्केट में लिक्विडिटी आ रही है। क्लियर? अभी आगे आगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अब नेक्स्ट आता है उसके बाद लिक्विडिटी। ये थोड़ी सी टर्म अलग जाती है यहां से, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब इस कंसेप्ट को समझो, इसमें ना दो आपको याद रखने हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, लेकिन जो दो है वो न्यूज में रहते हैं। रेपो रेट, वो आ गए आपके रेपो रेट, फेवरेट वाले रेपो रेट आपके। और दूसरा रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई जब देखो, मान लो महंगाई एकदम से बहुत ज्यादा हो गई, एकदम से प्राइसेस बहुत हाई हो गए, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई एसएलआर, बैंक सीआरआर ये सब थोड़ी ना बढ़ाएगा, बैंक रेट ये सब थोड़ी ना कम ज्यादा करेगा। आरबीआई ये शॉर्ट टर्म में ये दो मेजर लेता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। इनका असर जो है वो और जल्दी पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं रेपो रेट की। सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना कि ये जो है वो शॉर्ट टर्म जो है वो मेजर्स है। अगर ओवरनाइट कोई लोन लेना हो अब बैंक को या आरबीआई को लेना हो, तो उस केस में इनको जो है वो अप्लाई किया जाता है। रेपो रेट क्या होता है, इसको पॉलिसी रेट भी कहा जाता है। पहला पॉइंट याद रखना कि इट इज ऑल्सो नोन एज पॉलिसी रेट। इसको जो है वो पॉलिसी रेट भी जो है वो कहा गया है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहला याद या आता है, वो आता है कि इसमें शॉर्ट टर्म जो है वो लोन जो है वो प्रोवाइड करता है बैंक को आरबीआई। यानी कि मान लीजिए कोई ये ए बैंक है,
और ये बैंक जो है वो रात को 9 बजे आरबीआई को फ़ोन करता है 9 PM कि सर मेरे पास कैश ख़त्म हो गया है और ऑलमोस्ट मुझे जो है वो सुबह जो है वो 10-20 करोड़ जो है वो कैश डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड अभी मेरे पास कैश नहीं है और अगर मैंने नहीं पे किया तो बैंक को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो उस केस में क्या होता है, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई बोलता है कि ठीक है मैं आपको शॉर्ट टर्म पे रेपो रेट पे जो है वो इतना लोन प्रोवाइड कर देता हूं। तो जब आरबीआई पैसा देता है बैंक को, तो जिस रेट पे जो है वो पैसा दिया जाता है उसको कहते हैं रेपो रेट इन शॉर्ट टर्म। ये समझ आ गया? ठीक है। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में इसका उल्टा होता है। जब आरबीआई बैंक से पैसा लेता है, उसको पता चल जाता है कि ये कोई ए बैंक है और इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो आरबीआई क्या बोलेगा कि इसको बोलेगा कि यार ले ये इंटरेस्ट रेट मैं तेरे को इतना इंटरेस्ट देता हूं और उस पर क्या करता हूं, इतना इंटरेस्ट रेट तेरे को मिल रहा है तो इतना पैसा मुझे दे दे। तो ये दो हो गए टूल। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, जब आरबीआई पैसा बैंक से सर लेता है। बैंक अपना पैसा, मतलब एक जैसे अभी आपने बताया कैश, कौन सा टर्म था वो? कैश रिजर्व रेशो। हाँ, हाँ। तो वो तो उस रेशो पे ही देगा ना पैसा बैंक को, नहीं आरबीआई नहीं को नहीं ज्यादा ही। नहीं नहीं, ये अलग डिसाइड होते हैं। मैंने कहा कि ये शॉर्ट टर्म मेजर है। एसएलआर सीआरआर तो वो फिक्स रूटीन में चलेगा, उतना करना ही पड़ेगा बैंकिंग सिस्टम में लोगों का ट्रस्ट बनाने के लिए, उतना तो हो गई। एसएलआर सीआरआर तब काम आते हैं अगर जो है वो कोई बहुत बड़े क्राइसिस आ गए, स्ट्रक्चरल क्राइसिस जो है वो आने शुरू हो गए। लेकिन रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये तो शॉर्ट टर्म मेजर के लिए होता है कि लाइक आज बहुत महंगाई हो गई है। आपको समझाता हूं इस बात को, अभी देखो। अब हम बात करते हैं इंक्रीज डिक्रीज से, आप तब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर रेपो रेट को इंक्रीज करते हैं, रेपो रेट को हमने क्या किया, इंक्रीज कर दिया। मान लो पहले था 6.0%, हमने उसको 6.5% कर दिया, तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा या कम होगा? जिस रेट पे बैंक जो है वो आरबीआई से लोन ले रहे थे, वो रेट बढ़ा दिया आरबीआई ने, तो अब मार्केट में पैसा कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा क्योंकि लोग लोन ही लेंगे। वैसे ही लोग लोन ही नहीं लेंगे, तो सिमिलर बैंक जैसे लोन ही नहीं लेगा। बैंक बोलेगा कि आरबीआई सर आप तो बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हो, हमें लेना ही नहीं है लोन, हमारे पास जितना पैसा है हम उसी से गुजारा कर लेंगे, हम उतना ही लोगों को लोन प्रोवाइड कर लेंगे, उसके थ्रू उसमें मैनेज कर लेंगे। तो दैट मीन्स कि अगर रेपो रेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो मार्केट में पैसा कम होगा। अब यही आरबीआई क्या कहता है कि 6.5 से आरबीआई बोलता है मैंने 4.5 कर दिया, तो बैंक खुश हो जाएंगे कि यार इतना कम हो गया, लोन उठा लो। तो जब रेपो रेट कम होता है तो दैट मींस आरबीआई क्या कर रहा है, मार्केट में लिक्विडिटी छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पैसा जो है वो बैंक भी फिर लोन लेंगे और बैंक आगे लोगों को लोन प्रोवाइड करेंगे, तो दैट मींस मार्केट में लिक्विडिटी आ रही है। सिमिलर रिवर्स रेपो रेट के साथ होता है। रिवर्स रेपो रेट अगर इंक्रीज हो रही है, रिवर्स रेट वो होता है जिस रेट पे बैंक से जो है वो आरबीआई पैसा लेता है। तो अगर मान लो ये इंक्रीज हो गया तो मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि पहले इंटरेस्ट रेट था 6.5%, लेकिन अब आरबीआई बोलता है कि मैं आपको 8% जो है वो इंटरेस्ट रेट पे जो है वो आपसे पैसा लूंगा। जो आपका रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, आरबीआई उसको 8% करता है। बैंक खुश हो जाते हैं कि यार हमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, ले लो पैसा, दे दो पैसा। वहीं अगर इसको कम कर देता है, रिवर्स रेपो रेट को अगर कम करता है, तो बैंक बोलेंगे कि यार इंटरेस्ट रेट हमें कम मिल रहा है, हमें यहां पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, इससे बढ़िया तो है वो हम किसी को लोन दे देते हैं। तो ये दो मेजर्स लिए जाते हैं आरबीआई के द्वारा और ये अप टू डेट न्यूज में हमेशा ही रहते हैं।
ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट और आता है, वो आता है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये भी एक तरह से रेट ही होता है, ठीक है। मतलब इस पे भी क्या करते हैं, जो है वो क्या करता है, बैंक जो है वो बोरो करते हैं आरबीआई से ओवरनाइट पैसा। जो फंड्स वगैरह है आरबीआई से जो है वो बैंक जो है वो ओवरनाइट बोरो करते हैं, और इस ये जो है वो आपका लिक्विडिटी एडजस्ट फैसिलिटी में ही इंक्लूड होता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा विंडो दे दी जाती है, और इसको लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन भी कहा गया है एक तरह से। अब ये क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एमएसएफ है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ओवरनाइट बोरिंग, ये हमेशा आरबी रेपो रेट से ज्यादा होगा। सर वो भी तो आपने ओवरनाइट ही बताया था लोन। ये भी एक विंडो है। अगर आप सीआरआर और एसएलआर उसमें क्या बोलते हैं, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट में नहीं जा रहे हो, तो ये भी जो है वो आपका उसी का ही पार्ट आता है। लेकिन रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट लिक्विडिटी एडजस्टमेंट में ज्यादा काम आते हैं। तो जो एमएसएफ है, इसमें अगर हम बात करें, यहां पे ओवरनाइट बोरिंग ही हो रही है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक डिफरेंस ये आता है कि जो आपका रेट है, ठीक है, ये जो आपका यहाँ पे इसमें जो इंटरेस्ट रेट है एमएसएफ में, वो रेपो रेट से ज्यादा होता है। ये जो पॉलिसी है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की, ये 2011-12 में आ रखी है। ये एक ना स्पेशल विंडो प्रोवाइड की जाती है। लाइक अगर आपको रेपो रेट, अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को जब आप चेंज कर रहे हो ना, तो मार्केट में जो है वो आप इंटरेस्ट रेट, ठीक है, और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट ये सब को चेंज कर रहे हो। लेकिन एमएसएफ एक अलग विंडो देता है कि इसमें आपको जो है वो आप लोन ले सकते हो एक रात के लिए, ओवरनाइट बोरिंग जो है वो आप कर सकते हैं। बट ये लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन जो है वो छोड़ा जाता है। ये क्लियर हुआ। एक और रेट आता है छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको एक और फैक्ट समझाऊंगा, एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट, मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा, उसमें सारे के सारे जो है वो बहुत अच्छे से मेंशन होगी टर्म्स, आपको सिर्फ अभी समझना है। इसमें क्या होता है, देखो, ये बैंक के पास है ये रेट, लेकिन इसको डिसाइड करता है, फिक्स करता है आरबीआई, फिक्स्ड बाय आरबीआई। और बैंक के लिए कहा गया है कि बैंक जो है वो इससे नीचे जो है, ये मिनिमम इंटरेस्ट है, इससे नीचे नहीं देंगे। अगर बैंक को लोन देना है लोगों को, यानी कि बैंक को लोग पैसा देना है लोगों को, तो उस केस में यहां पे क्या होता है कि आरबीआई ने ये कहा है कि एमसीएलआर एक फिक्स रेट है, इससे नीचे आप इंटरेस्ट नहीं दोगे। इसके ऊपर आप बढ़ा सकते हो जितना आपको बढ़ाना है अकॉर्डिंग टू योर पॉलिसीज, बट लेकिन इससे कम नहीं होगा, ताकि एक फेयर मार्केट, नहीं तो ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल एक एसबीआई ने जो है वो 7% इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर रखा है, तो वही पीएनबी बोलेगा कि आपको हमारे पास लोन लेना है, आप हमारे से लोन ले सकते हैं, और हम आपको जो है 4% इंटरेस्ट देंगे। तो मतलब फिर एसबीआई में तो कोई जाएगा नहीं, फिर तो सब पीएनबी में जाएंगे। और वहीं यूको बैंक बोल देता है कि मैं तो सरकारी बैंक हूं, मैं आपको 3% इंटरेस्ट दे दूंगा, तो फिर एसबीआई पीएनबी भी कोई नहीं जाएगा, फिर सीधा सब कहां जाएंगे, यूको बैंक जाएंगे। तो यहां पर आरबीआई ने कहा एमसीएलआर के थ्रू कि एक फिक्स होगा, 5% जो है फिक्स है, इससे नीचे कोई नहीं रख, इससे नीचे कोई जो है वो लोन जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगा पीपल्स को, लोगों को। सब इससे ऊपर रखेंगे या 5% रख सकते हैं। और ये इसलिए किया जाता है ताकि एक फेयर सिस्टम को जो है वो प्रमोट किया जा सके। ये समझ आ गया।
ये क्लियर हो गया? हाँ जी। इसके बाद एक टर्म मैंने कल पूछी थी, आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था, वो थी जीडीपी डिफ्लेटर। क्या होती है जीडीपी डिफ्लेटर? सर नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, nominal GDP by real GDP into 100, it is your GDP deflator। क्या होती है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी? एक टर्म समझानी है क्योंकि मुझे इसके बाद। सर करंट ईयर के प्राइस जो होते हैं वो बेस ईयर के साथ कंपेयर करते हैं इसमें। तो करंट ईयर पे हम नॉमिनल कैलकुलेट करते हैं, रियल कैलकुलेट करते हैं? नॉमिनल। और रियल पे? रियल वो 2011-12। गुड, प्रैक्टिकली याद रह रहे हैं आपको भी। चलो अब हम नेक्स्ट इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं, और ये टॉपिक जो है वो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट। लेकिन इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट पे जाने से पहले जो हम टॉपिक हमने समझना था एक वो देखते हैं। अब एक बात समझो, रेपो रेट, आरबीआई ने रेपो रेट मान लीजिए अभी 6.5% है। आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट को 6.5 से 4.5 कर दिया। मतलब यहां पे पैसा कम आ रहा था, यहां पे पैसा ज्यादा मार्केट में आएगा, मोर लिक्विडिटी। मतलब रेपो रेट अगर कम किया तो मतलब पैसा मार्केट में आ रहा है। अब इस केस में लेकिन हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन स्टिल एग्जिस्ट। अभी भी जिस इंटरेस्ट पे हमें लोन मिल रहा है वो स्टिल हाई है, उसको कम नहीं किया। ऐसा क्यों करते हैं बैंक? मान लीजिए अभी, अब देखो आरबीआई, बैंक के पास पैसा आ रहा है 4.5% इंटरेस्ट पे, लेकिन आरबीआई बैंक जो है वो स्टिल जो है वो 11% इंटरेस्ट जो है वो चार्ज कर रहे हैं हमारे से अगर हम लोन लेते हैं। ऐसा क्यों बैंक करता है? और ये भी वेरी वेरी कर रहा है, कोई 11% कर रहा है, कोई 13% कर रहा है, कोई 15% चार्ज कर रहा है। ऐसा क्यों? सर एक बार फिर से पूछिए क्वेश्चन। अब देखो समझो, फॉर एग्जाम्पल लाइक कि हम एक केस बनाते हैं, ठीक है, छोटा सा सिंपल सा केस बनाते हैं। मैं आपको पैसा दे रहा हूं, ठीक है, और मैंने आपको कहा कि मैं आपको जो हूं 10 करोड़ रुपए दे रहा हूं, और जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको 3% है। फिर उसके बाद फर्दर आप आगे जो है वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, और आप ये कह रहे हो कि मैं उनसे इंटरेस्ट ले रही हूं 5%, 7%, 9%, लेकिन मैंने आपको पैसा 3% पे दिया। तो आपको भी आगे वो ऐसा, आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि आपने उसको कम, आपने क्यों नहीं कम किया? आप स्टिल जो है वो 9%, 11% पे जो दे रहे हो। ऐसा क्यों? प्रॉफिट सर। प्रॉफिट। तो सिंपल, यहां भी प्रॉफिट चल रहा है। बैंक बोल रहे हैं, आरबीआई ने कहा 4.5%, लेकिन आप स्टिल 11% पे दे रहे हो। क्यों? कि बैंक की इनकम, बैंक की इनकम तो यही है ना। बैंक को इधर से पैसा कम में आ रहा है, लेकिन बैंक यहां से यहां पे ज्यादा इंटरेस्ट पे दे रहा है। तो वो जो इंटरेस्ट बैंक खा रहा है दैट इज बैंक की इनकम खुद की, वो प्रॉफिट बैंक का। तो हर बैंक सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट किया जाए, इसलिए इंटरेस्ट रेट्स जो है वो सिमिलर रहते हैं। तो आरबीआई ये कहता है कि मैं जितना मर्जी कम कर दूंगा, लेकिन ये जब तक ये बैंक नहीं कम करेंगे तब तक जो है वो मार्केट में पैसा कम या ज्यादा नहीं होगा। मार्केट से इन्फ्लेशन तब कंट्रोल होगी। समझ आ गया? हाँ जी सर। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो आती है कि ये जो इन्फ्लेशन है इसका असर क्या पड़ता है। फिस्कल पॉलिसी को फिर थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। जो ये महंगाई है इसका असर क्या पड़ता है, पॉजिटिव इंपैक्ट। और पॉजिटिव मुझे आप बताओगे क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो है वो पहले दिया है कि महंगाई का पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ता है।
इन्फ्लेशन का पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा? सर प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा ना। हाँ जी। अब इसके लिए हम टर्म यूज कर लेते हैं ताकि हमें एग्जाम में अगर टर्म आती है तो हम इजीली उसको कर दें। प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ क्योंकि अगर वही पेन हम 10 रुपए का खरीद रहे थे और इन्फ्लेशन हुई वो हम 15 रुपए का खरीद रहे हैं, तो मतलब प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जीडीपी में पॉजिटिव जो है वो ग्रोथ दिखाता है। फिलिप कर्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जो है वो आपको ये करवाई टर्म, PHILLIPS, फिलिप्स कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, ये रिलेशनशिप बताती है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। ये हो गया इन्फ्लेशन और इधर वाली साइड पे आ गई अनएम्प्लॉयमेंट। फिलिप कर्व जो है वो डिफाइन करती है रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। अब इसमें यह कहा गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होती है विद इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। कैसे? अगर महंगाई हो रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, ऐसा जो है वो फिलिप भाई साहब कह रहे हैं। अच्छा, इन्फ्लेशन कब होगी, पहले मुझे ये बताओ कि इन्फ्लेशन हो कब रही है? हमारे पास मतलब मार्केट में बहुत पैसा है तो भी इन्फ्लेशन होती है ना। हाँ जी सर। होती है। जब मार्केट में बहुत पैसा है तो दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब हमारे पास अगर मान लीजिए बहुत सारा पैसा है तो हम सोचेंगे कि यार ये कंपनी लगा लेते हैं, यहां पे ये माइंस का बिजनेस शुरू कर देते हैं, यहां पर जो है वो हम रिजॉर्ट बना देते हैं। तो दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, इंप्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। तो ये मतलब यहां पर फिलिप भाई साहब का ये कहने का मतलब हुआ कि अगर इन्फ्लेशन हो रही है तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी क्योंकि जॉब क्रिएशन आप करोगे। ये कंसेप्ट सिर्फ इसको समझने के लिए था, भूलेगा तो नहीं कभी। नहीं सर, पर नेक्स्ट, ऐसा सर रियल उसमें कितना एप्लीकेबल है? रियल में एप्लीकेबल है नहीं, क्योंकि जब इन्फ्लेशन होती है तो लोग पैसा ही नहीं खर्च करते, उन्हें पता है कि ज्यादा महंगी चीज है, अभी महंगी हो गई है तो सेविंग इंक्रीज होती है। हाँ जी सर, मतलब खर्च करते ही नहीं है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट सर, अब अगर बेचारा किसान है उस केस में? किसान है तो उसकी सेविंग इंक्रीज होगी ना। नहीं, आई थिंक पर अब आपको अगर सर इंटरेस्ट आने लग गया इकोनॉमी में। सर तो लेकिन जैसे अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ रहा है, अब जैसे खाने का प्राइस बढ़ रहा है, हाँ, तो अब अगर हम सामान ही नहीं खरीदेंगे तो किसान को तो नुकसान ही होगा। फिर वो प्रॉफिट मार्जिन आ गया ना। जब अच्छा, टमाटर 50 रुपए थे खरीदे तो हमने तब भी ना। पर सर जब 100 हुए तब तो नहीं लिए ना। तो फिर वो सेविंग इंक्रीज होगी शुरू की, तो उसका इफेक्ट पड़ रहा है ना, वो तो सबके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे खाने के ऊपर पड़ रहा है, फार्मर के ऊपर वैसे पड़ रहा है। और फिर इकोनॉमिक साइकिल डिस्टर्ब होना शुरू हो गया ना, क्योंकि अगर हमने फार्मर से नहीं खरीदा तो दैट मीन्स फार्मर के पास पैसा नहीं गया, तो फार्मर अदर सर्विसेज नहीं ले सकता ना फिर। पर प्रोड्यूस भी कम हुई तभी बड़ा होगा प्राइस, राइट? वो अलग अलग कारण होते हैं, बॉटल नेक हो सकता है, स्ट्रक्चरल हो सकता है, ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन वाला कारण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है कि वो जिस तरह से रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज हुए, फॉर एग्जांपल एक फार्मर ने ये कहा कि सर अभी जो है वो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई है, जो यूरिया पहले 1000 रुपए का आता था वो 5000 का आ रहा है, ठीक है, जो बीज जो है वो हाई यील्डिंग वेराइटीज वाले पहले जो है वो 6-7 हजार के मिलते थे, अब 15-15 हजार के पैकेट मिल रहे हैं। तो अब वहां अगर पैसा इंक्रीज हुआ है तो जनरली सी बात है कि मार्केट जब वो अपना सामान बेचेगा कहीं तो वो भी अपनी डिमांड हाई रखेगा। ठीक है। नेगेटिव इंपैक्ट, नेगेटिव में सबसे पहले तो आता है वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन।
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या फिर फिस्कल पॉलिसी कमेटी, मेन टारगेट सरकार का यही होता है कि वेल्थ जो है वो कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए एक लोगों के हाथ में, बट लेकिन होता इसका उल्टा ही है। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जैसे क्रेडिटर और डेबिटर से समझते हैं इसको। यहां पे अब एक फैक्ट समझना, क्रेडिटर मतलब देने वाला और डेबिटर मतलब लेने वाला। हाँ जी सर। अब जब नॉर्मल टाइम है, मान लीजिए कि नॉर्मल टाइम था, उस टाइम पे क्रेडिटर ने 100 रुपए जो है वो डेबिटर को लोन दे दिया। मतलब अभी जो है वो मार्केट में मनी की वैल्यू नॉर्मल थी, लेकिन इन्फ्लेशन हो गई, मार्केट में मनी की वैल्यू बढ़ गई, तो यहां पे क्रेडिटर जो है उसको कम फायदा होगा, लेकिन डेबिटर को उस पैसे को देते हुए बड़ा फायदा होगा। क्यों? पहले उसने नॉर्मल प्राइस पे लिया था, लेकिन अब जब वैल्यू बढ़ गई तो उससे क्या हुआ, उसको देना आसान हो गया। फॉर एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाता हूं। इसने लिया था 100 रुपए, इन्वेस्टमेंट कर दी इसने 100 रुपए की, और उस 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट में इसने जो है, अब नॉर्मली इन्वेस्ट किया था 100 रुपए, लेकिन इन्फ्लेशन हो गई तो मतलब मनी की डिमांड बढ़ गई। जब मनी की डिमांड बढ़ गई तो दैट मीन इसका प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई, प्रोडक्ट की वैल्यू होगी 150, तो अब इसको प्रॉफिट हो गया 150 का, और इसको पैसे वापस करने थे 100 रुपए, मतलब क्रेडिटर को फायदा हो गया। जब इन्फ्लेशन होती है तो लैंडर जो है वो सफर करता है, और बोरर जो है वो उसको बेनिफिट होता है। वो ये केस अप्लाई होता है कि अगर उसने लोन लिया तो वो उस लोन से नॉर्मल टाइम में लोन लिया था और फिर इन्वेस्ट कर दिया, अब इन्वेस्टमेंट हो गई, उसके बाद अगर उसको उसमें प्रॉफिट होता है तो डेफिनेटली सी क्लियर होता है कि इन्फ्लेशन की वजह से अगर प्रॉफिट हुआ तो डेबिटर को फायदा होगा। बहुत इन डेप्थ में अगर नहीं समझ आया तो यह ध्यान रखना कि जब महंगाई होगी तो पैसा देने वाले को नुकसान होगा, पैसा लेने वाले को फायदा होगा। एक और उसे समझते हैं। सर क्रेडिटर विल आल्सो हैव सम वो मतलब इंटरेस्ट रेट। अभी समझ बताता हूँ एक एक और। अब ये तो था प्रैक्टिकल, मतलब ये तो था थ्योरी कि क्रेडिटर को जो है वो फायदा नुकसान होगा, डेबिटर को फायदा होगा। अब इसको एग्जांपल के फॉर्म में समझाते हैं। फॉर एग्जांपल को ये पर्सन ए है और इसकी बहुत बड़ी कंपनी है, और इसने क्या किया, ये पर्सन बी था यानी कि बैंक, इससे जो है वो 100 करोड़ ले लिया, 100 करोड़ को इन्वेस्ट कर दिया और दिवालिया हो गया। हाथ खड़े कर दिए, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम मुझे जेल में डाल दो, कुछ भी कर दो। लेकिन नुकसान किसका हो गया? बैंक का। बैंक के तो 100 करोड़ चले गए ना, जिसके वापस आने की कोई उम्मीद ही नहीं है। इस तरह सही से बात है। इस तरह से याद रह जाएगा। हाँ जी सर। हाँ, अब ऐसे ध्यान रखना, और आई थिंक आपके माइंड में एग्जांपल अपने आप ऑलरेडी बन गया होगा किसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट इसके बाद यस। बात आती है सेविंग की। अब ये तो आप मुझे खुद बताओ कि महंगाई होगी तो सेविंग पे क्या असर पड़ेगा, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। सेविंग इंक्रीज होगी। अब एक बात और याद रखना, पैसा अपने पास रखेंगे या बैंक के पास रखेंगे? अपने पास रखते हैं या बैंक के पास? बहुत बहुत मस्त कंसेप्ट है, और मुझे भी नहीं पता कैसे माइंड में आ गया, बट हरलीन दी माइंड में आ गया तो समझ लो। अगर अपने पास रख रहे हैं, मान लीजिए आपने अपने पास 100 करोड़ रुपए तो रख सर लिया। वो पैसा बढ़ेगा नहीं। अगर आपने, हाँ देखो, अगर आपने अपने पास सेविंग में 100 करोड़ रख लिया तो मार्केट से 100 करोड़ डंप हो गया ना,
और महंगाई के टाइम पे 100 करोड़ आपने छुपा के रख लिया, एक बड़ा सा कमरा बनाया, उसने 100 रुपए रख लिया अंडरग्राउंड एकदम, जब तक उस, ठीक है। तो मतलब क्या हो, 100 करोड़ तो गायब हो गए मार्केट से, ऑलरेडी इन्फ्लेशन चला था, 100 करोड़ और कम हो गए। तो दैट मीन्स अब सरकार को और मुश्किल हो गई, आरबीआई को और मुश्किल हो गई कि अब क्या करें। तो उस केस में अब पहले दूसरा केस समझ लेते हैं। अगर यही 100 करोड़ आपने जो है वो बैंक के पास रखा होता, तो बैंक उसको यूज करता, मार्केट में लेकर आता और इन्वेस्टमेंट होती और महंगाई जो है वो थोड़ी कम होती, आपका 100 करोड़ भी सेफ रहता और बैंक जो है वो मार्केट में लिक्विडिटी को लेकर आता और इन साइकिल को चलाता। लेकिन अब अगर मान लीजिए आपने अपने पास रखा है 100 करोड़ से, अब इसको 1000 करोड़ कर देते हैं, 1000 करोड़ जो है वो आपने अपने पास रखा है, ठीक है ना, वो मार्केट में है ना, वो बैंक के पास है, किसी के पास नहीं है। अब उस केस में आरबीआई को क्या करना पड़ता है या बैंक को क्या करना पड़ता है, या तो आरबीआई फिर क्या करता है, लोन लेता है, आरबीआई या सरकार दोनों खुद लोन लेती है, बोरो करती है, या फिर वो नई करेंसी छापती है। और अगर आरबीआई लोन ले रहा है तो चलो, लोन तो एक नॉर्मल टर्म है कि ठीक है, अगर 1000 करोड़ थे, आज नहीं कल आ जाएंगे, मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर न्यू करेंसी छाप दी जाती है तो इससे बड़ा इफेक्ट कोई और हो नहीं सकता। मतलब 1000 करोड़ गायब और 1000 करोड़ जो है वो नए सरकार को बनाने पड़े, नई करेंसी जो है वो 1000 करोड़ की छापनी पड़ी। तो इसको बोलते हैं एक तरफ से आउट ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशन, या फिर ये इन्फ्लेशन की एक ऐसी टर्म होती है जब सरकार के पास कोई और ऑप्शन नहीं बनता, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इन्फ्लेशन है। क्यों? क्योंकि 1000 करोड़ तो गायब ही हो गए। तो एक तरह से सरकार को 2000 करोड़ जो है वो मार्केट में लाना पड़ा, 2000 करोड़ सरकार मार्केट में लेकर आई है। 1000 जो पहले गायब हो गए और दूसरे 1000 जो नई करेंसी के थ्रू जो है वो मार्केट में लाने पड़े। समझ आ गया? सर थोड़ा थोड़ा। बहुत आ जाएगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे क्या असर पड़ेगा इन्फ्लेशन का? अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, इन्वेस्टमेंट कम होगी या ज्यादा होगी? मान लीजिए, सर बढ़ेगी क्योंकि हमारे पास पैसा ज्यादा होगा। वो एक केस है कि आपके पास पैसा ज्यादा है। मान लीजिए इन्फ्लेशन इस वजह से हुई कि आपके पास पैसा ही नहीं। सपोज दैट, अब आपका दूसरे वाला एग्जांपल समझते हैं। 50 रुपए टमाटर जब थे तब तो हम ले रहे थे क्योंकि हमें जरूरत है, लेकिन अब 100 रुपए हो गए, फिर लेंगे क्या? नहीं। नहीं। तो जब तक जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल्ड है, तब तक इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। लेकिन जब आपकी इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल चली गई तो देन इन्वेस्टमेंट कम होनी शुरू हो जाएगी। फिर इन्वेस्टमेंट की जगह आप सेविंग में डालना शुरू कर दोगे, आप बोलोगे भाई टमाटर खाएंगे नहीं। ठीक है। ये समझ आ गया? देन उसके बाद एक टर्म आती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रही है सरकार, यानी कि भारतीय सरकार, तो उसको कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। और ये करती है सरकार थ्रू टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर के थ्रू। DITURE, एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन। अब एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं टैक्स से ही। अभी जैसे मान लीजिए किसी की पर्सन की इनकम जो है वो 1 लाख है, तो सरकार ने कहा कि 5% इंटरेस्ट रेट लगेगा, नॉर्मल। इस केस में क्या होगा, अब वही
दूसरे केस में हम ये समझते हैं, सेकंड केस में सरकार ने ये कहा कि जिसकी इनकम 1 लाख है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 15%। यानी कि 1 लाख का 15% कहां चला गया? टैक्स में चला गया दूसरे केस में। तो यहां पे पैसा कम बचा या ज्यादा बचा? कम बचा सर। दूसरे केस में 5% था, यहां पे पैसा कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। ज्यादा है। तो अगर पैसा बच रहा है, ठीक है, यहां पे याद रखना, अगर मार्केट में पैसा, अगर ये टैक्सेशन को कम कर रहे हैं तो दैट मीन्स मार्केट में पैसा दे रहे हैं, अगर टैक्स रेट बढ़ा रहे हैं तो दैट मीन्स मार्केट से पैसा ले रहे हैं। तो ये हो गया फिस्कल पॉलिसी का टैक्सेशन मेजर। और इन्फ्लेशन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। महंगाई, सरकार महंगाई पे कंट्रोल कम क्यों करती है? जैसे चीजों के दाम बढ़े होते हैं तो तब भी सरकार जो है वो उसको इग्नोर करती है। ऐसा इसलिए करती है क्योंकि इन्फ्लेशन अपने आप में मार्केट की ग्रोथ के लिए और जो लोगों के पास से पैसा निकलवाना है या लोगों को पैसा देना है उसमें हेल्प करती है। और हमने ये समझा भी कि इन्फ्लेशन जो है वो वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है। कैसे? अब इसका एक एग्जाम्पल हम छोटा सा यहां पर और समझते हैं। जैसे वही टमाटर के ऊपर ही चलते हैं अगेन, कि टमाटर 50 रुपए थे नॉर्मली प्राइस, ठीक है, पहले 50 था और फिर 100 हो गया। अब एक आम पर्सन 50 रुपए में नहीं ले सकता, लेकिन रिच पर्सन तो ले सकता है ना। वो बोलेगा मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे 100 रुपए में दे दो। तो ये क्या होगा? रिच की वेल्थ कहां चलेगी? फार्मर के पास। तो जो अफोर्ड कर सकता है वो तो खरीद रहा है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो नहीं खरीदेगा। तो दैट मीन्स यहां से पैसा किसके पास जा रहा है? तो नॉर्मली फार्मर को फायदा होगा। तो मतलब वेल्थ जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई। उसके बाद आता है एक्सपेंडिचर। सरकार जब इन्वेस्टमेंट करती है, इसका कोई एग्जांपल देना चाहोगे आप, आपके माइंड में जो आ रहा हो? हाँ जी सर, अगर कोई मेजर ले गवर्नमेंट अपने मतलब फॉर पीपल, जैसे कि ट्रेन हो गया, या जैसे बुलेट ट्रेन एक प्रोजेक्ट है, या हमारी सहूलियत के लिए अगर कोई भी चलेगा तो। हाँ, अब देखो, सरकार ने ये कह दिया कि 100 करोड़ का जो है एक टेंडर पास हुआ, जिसमें जो है वो शिमला चंडीगढ़ रोड को जो है वो अब जो है वो मतलब यहां पे कहा कि 4 लेन से 6 लेन बना देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है। सरकार इन्वेस्ट हाँ कर रही जी। है तो दैट मींस मार्केट में सरकार ने पैसा दिया, सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा दिया, कॉन्ट्रैक्टर्स ने वो पैसा जो है वो आगे ठेकेदार्स को लगाया, फिर वो ठेकेदार, छोटे ठेकेदारों ने क्या किया? लेबर खरीदी, लेबर को पैसा दिया। तो दैट मींस क्या हो रहा है? सरकार इन्वेस्ट कर रही है और इससे क्या हो रहा है कि जो है वो इकोनॉमिक साइकिल चल रहा है। तो इसको कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, जिसके थ्रू जो है वो जो भारत सरकार है वो क्या करती है? मार्केट में लिक्विडिटी को मैनेज करती है। ठीक है। देन उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है, एक बजट और इकोनॉमिक सर्वे। बजट और इकोनॉमिक सर्वे ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कल जो है वो डिस्कस करेंगे सारा का सारा। ठीक है।